पद चिन्हों पर कोई चलता है, पद चिन्ह कोई बनाता है। चलना तो सभी चाहते हैं फूलों पर कांटों का अनुभव कुछ को ही होता है। जीते तो सभी हैं जीवन को कुछ ही जीते हैं। इंसान तो वही इंसान है जो औरों के लिए ही जीता है। हिंदुस्तानी अपने देश की आजादी के लिए दीवाने हो चुके थे। बच्चे, बूढ़े, जवान और घरों के अंदर रहने वाली माताएं, बहनें सभी अपने अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए मतवाले हो चुके थे। उन्हें आजादी और बस आजादी चाहिए, कैसे भी कुछ भी गंवाकर। उधर अंग्रेजी हुकूमत के पैर लड़खड़ाने के बावजूद भी अभी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो अभी और हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते थे। अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह से परेशान करती, रोज नए नए नियम कानून बनाती, रोज नए नए टैक्स हिंदुस्तान की जनता पर थोपती। और ऐसा ही एक नया टैक्स, नमक पर प्रतिबंध, हिंदुस्तान की जनता पर थोप दिया। जगह जगह इसका विरोध हुआ। आंदोलन, सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल। और महात्मा गांधी ने नमक पर प्रतिबंध के विरोध में पूरे देश में सत्याग्रह करने का आह्वान किया। और तभी उसी वक्त मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इस कहानी का जन्म हुआ, जो एक कहानी के साथ साथ उनके सामने गुजरी हकीकत है। नो, अब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। Why? पर क्यों? फर्नांडिस, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हिंदुस्तानी बहुत डेंजर हो गया है? वेरी वेरी डेंजर। फर्नांडिस, अभी तक हिंदुस्तानी हमसे डरता था, हमारे सामने नहीं आता था, हमारी गोलियों से डरता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं। अभी हिंदुस्तानी हमारे सामने बेखौफ होकर खड़ा रहता है और सिपाहियों से कहता है, मारो मारो, मुझे कितनी गोली मारोगे? फर्नांडिस, अब हिंदुस्तानियों के हौसले को देखकर डर लगने लगा है। अब हम अपने वतन लौटना चाहता है। Please sir, ऐसा मत खाइए। जरा सोचिए कि अगर आप नर्वस हो जाएगा तो हम यहाँ कैसे ठीक पाएगा। खैर, ऐसी बातें छोड़िए। अब एक ऐसा प्लान बनाइए कि हिंदुस्तानी हमारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, हमसे डरे भी। जेंटलमैन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तानी हमसे डरे, हमारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए। और इसलिए हमने हिंदुस्तानियों को तरह तरह से परेशान किया, इनके ऊपर अधिक से अधिक लगान लगाए, इनके ऊपर तमाम टैक्स लगाए, पर वे हिंदुस्तानी भूखे रह सकता है, पर लगान, टैक्स सब दे सकता है। अब कोई भी उपाय ना देखकर
हिंदुस्तानियों को हम रोक सकें, उन्हें दबा सकें। सर, हमारे पास एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया है कि हिंदुस्तानी हमारे सामने रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, हमसे डरेगा भी और बोलेगा भी, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बताओ अफसर, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं भी हिंदुस्तानियों को रोता हुआ, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। सर, हम इन हिंदुस्तानी पर एक और टैक्स लगाएगा। नो, कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तानी अब टैक्स से डरने वाला नहीं, कुछ और सोचो। सर, हम इन हिंदुस्तानियों पर एक ऐसा टैक्स लगाएगा कि वो हमारे सामने रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, हमसे डरेगा भी। हम इन हिंदुस्तानी जनता पर नमक पर टैक्स लगाएगा। सर, नमक एक ऐसा जरूरत है जो हर किसी को चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि नमक अगर आदमी की पार्टी से कम हो जाए तो वो हमेशा के लिए फिनिश्ड। इसलिए हम इन हिंदुस्तानी जनता से बोलेगा कि अगर नमक चाहिए तो हमारे सामने रो, गिड़गिड़ाओ, हमसे डरो भी और बोलो भी, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। साहब, नमक दे दो साहब, बिना नमक के हमारा लड़का मरता है। नमक दे दो साहब। डॉक्टर साहब, नमक की कमी बताई नहीं, बिना नमक के हमारा लड़का मरता है। गिड़गिड़ाओ, मेरा खात्मा पर भीख मांगो, मुझको नमक दो। और ये भी बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हाँ साहब, यो तो ना हुई डॉक्टर, यो ना हुई साहब। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमक ना चाहिए, हमारा लड़का मदद हो पड़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान। बंसीधर, तुमसे इस घर के हालात कुछ छिपे नहीं हैं। तुम्हारी बहनों की शादियां, घर के खर्च और तुम्हारी शिक्षा में लिया गया कर्ज अभी भी हमको देना है। अपनी नौकरी से जो हो सकता था उतना मैंने किया। अब हम असमर्थ और असहाय हो गए हैं। देखो बेटा, अब तुम्ही से हमारी उम्मीदें और आशाएं जुड़ी हैं। देखो बेटा, तुम शहर नौकरी के लिए जा रहे हो। जी पिताजी। कुछ बातें समझा रहा हूं, उसे समझ लेना। देखो बेटा, मेहनत से कभी मत घबराना। शहर में जाकर किसी ऐसे सरकारी महकमे की नौकरी करना जहां कुछ ऊपरी कमाई हो, क्योंकि जो तुम 30 दिन काम करोगे उसका पैसा एक दिन में मिलेगा और ऊपरी कमाई का पैसा रोज दिखता है, उसी में बरकत है। देखो बेटा, जिसको जहां जैसे ऐंठ सकते हो ऐंठ लेना, जितना ज्यादा दबा सकते हो दबा लेना, क्योंकि जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही धन ढीला करेगा। लेकिन कोई उसूल वाला हो तो उससे कुछ मत कहना, वरना उल्टा भी हो सकता। बाकी बेटा, आजकल पैसे का जमाना है, पैसे का। पैसा है तो सब कुछ है। पैसे के आगे सारे आदर्श और सारे रिश्ते लाचार और बेबस हो गए हैं। बाकी बेटा, तुम खुद समझदार हो।
जो उचित हो वही करना। जी गुरुजी। बंसीधर, तुम मेरे सबसे प्रिय और अनुशासित विद्यार्थी रहे हो। योग्य तो तुम हो ही। मैंने तो जैसे तैसे अपना समय गुजार लिया है। तो अब आदर्श, सिद्धांतों और कर्तव्यों की बात तो सभी करते हैं, किंतु उस पर अमल कोई नहीं करता। सत्य की राह पर चलने के लिए सब कहते हैं, किंतु जब उस पर अमल करने की बात आती है तो सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं सारे। पैसे की चकाचौंध में हर व्यक्ति खोता चला जा रहा है। तुम जवान हो, ईमानदारी और आदर्श की राह पर चलना ये मेरी अपेक्षा है तुमसे। बेटा, यह मत सोचो कि तुम्हारे पूर्वजों ने विरासत में तुम्हें क्या दिया। ये देखो कि तुम आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जाओगे। सत्य और ईमानदारी की राह बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है इसमें, किंतु फिर भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि तुम ईमानदारी और आदर्श की राह पर ही चलना। बंसीधर, तुमने आसमान पर अनगिनत चमकते हुए तारे देखे होंगे, किंतु कुछ तारे उसमें बहुत चमकदार होंगे। तुम सोचते होगे कि ये कैसे चमकते सितारे हैं। तुम्हें वैसा ही सितारा बनना है, मील का पत्थर बनना है। तुम्हें एक ऐसा सितारा बनना है, ऐसा चमकदार सितारा बनना है जिसे देखकर सब चकित रह जाए, सब विस्मित हो जाए। सत्य की राह में बहुत कठिन है। सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य सदैव ही विजयी होगा। मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि तुम सत्य की राह में चलोगे और उस पर विजय हो। मैं परमपिता परमात्मा से यह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि तुम्हें सफलता दे, तुम विजयी हो। जाओ बंसीधर, जाओ। कोई छोटा मोटा काम हो तो दे दो। अरे कोई बाबू बना दो, कोई कागज का काम दे दो। कोई छोटा मोटा काम होते दे दो, कहीं बैठा दो काम पे। अरे भैया, कोई हमारे लायक छोटा मोटा काम हो तो बता दो। अरे कोई छोटी मोटी। बंसीधर शहर में नौकरी के लिए चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, लेकिन किस्मत से उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। ये क्या यार, में तुमने वास्तविक अपराधी का नाम नहीं खोला? जी सर, आपसे वही बात करनी थी कि किसका नाम लिखें। मतलब सर, पहले वाले दरोगा ही तो ले जाकर असली अपराधी की जगह किसी बेनाम पते के अपराधी का नाम लिख दिया जाए। अब मेरे रहते ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चलेगा। जो वास्तविक अपराधी है उसका ही नाम एफआईआर में होना चाहिए। जी सर। अब मेरे सामने ऐसी बात दोबारा मत करना। जाओ और एफआईआर पूरी करके लाओ। जी सर। और हाँ, तुम सब लोग भी ध्यान से सुन लो, कोई रिश्वत लेते या पैसा मांगते नजर आया तो उसकी नौकरी से बर्खास्तगी तुरंत। यार, जब से आया है जीना हराम कर दिया है। न खाता है न खाने देता है। पहले तो ऊपरी तनख्वाह से पूरा गुजारा हो जाता था, तनख्वाह पूरी बच जाती थी। अब तो घर में त्राही कीजिए। अरे यार, चिंता मत करो, फिर नया थोड़ा भाव खा लो। तनख्वाह में भला किसी का पूरा हुआ है? मुझे तो लगता है बड़ी मछली की खाती है, बड़ी मछली। मतलब
मतलब क्या यार, बड़े बड़े साधु यहाँ पे भोगी बन जाते हैं। क्या खूब बात कही पंडित जी। मगर एक बात है, इतना शानदार इंतजाम किया है, तबीयत खुश हो गई, मजा आ गया। पंडित जी, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। आप हमारे कानूनी सलाहकार हैं वकील साहब। ये हमारा जब तक गोरा धंधा चलता रहेगा, आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। अरे आप तो साहूकारों में पैरोकार, पर आप किसी प्रकार के हमारे होते चिंता ना करिएगा। किसानों से वसूला हुआ लगान का पैसा। शंकर, इसे रख। पंडित जी, ये रही आम की फसल की इस बार की कमाई। पिछले साल जो बलकट में खेती के लिए जमीन लिए थे, उसका बकाया अब भी तुम्हारे हिसाब में है। अरे पंडित जी, इस बार फसल जरा कमजोर हुई है, अगली फसल में चुका देंगे। एक बात कहूं सरकार, सरकार, नदी पार से मुन्नी बाई की नौटंकी आई है। एक छमियां आई हैं, आप कहें तो किसी दिन महफिल सजवा दें। अरे नौटंकी का तो मैं पुराना शौकीन रहा हूँ। जिस दिन चाहो उसी दिन सजवा दो। बहुत खूब किया है सरकार, महफिल सजने वाली है। पंडित जी, ये सरकारी चोरी का माल है। सरकारी चोरी? सरकार, मेरा मतलब था सरकारी विभागों से हेराफेरी खातिर बची हुई कमाई। रामदीन, जुबान संभाल कर, जगह देखकर बात क्या करो, समझे? जी सरकार, जी सरकार। Cool, cool, Mr. Pandit ji, cool. It means not kamai, सरकारी मिठाई। सरकारी मिठाई? शंकर, ये सरकारी मिठाई सभी अफसरानों में ईमानदारी से बात है। मिठाई तो बच गया, लेकिन ड्रिंक्स का क्या करेगा? Let's celebrate! Let's celebrate! और इसी प्रकार पंडित अलोपीदीन का व्यापार फल फूल रहा था। लोग उनसे खौफ खाते थे। बड़े बड़े कप्तान, अफसर, सेठ साहूकार, जज, मजिस्ट्रेट, वकील उनके यहाँ आते, खाते पीते, मौज करते, उन्हें सलाम करते, उनके आगे पीछे घूमते रहते। पूरे शहर में पंडित अलोपीदीन की शान बान की चर्चा और उन्हीं की जय जय होती थी।
खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करना वरना गोली मार दूंगा। क्या हो रहा है? क्या है इन बोरियों में? बताते हैं साहब। इसमें ये साहब नमक की बोरियां हैं और अब ये कानपुर के बाहर से लेकर आ रहे हैं। नमक? नमक पर तो सरकारी प्रतिबंध लगा हुआ है। किसके कहने और किसके हुक्म से हो रहा है ये सब? साहब पंडित अलोपी दीन जी के कहने पे। अलोपी दीन? पंडित अलोपी दीन, शहर के इज्जतदार रईस आदमी, दातागंज वाले जमींदार? नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे भाई, उनको मालूम नहीं क्या कि नमक पर सरकारी प्रतिबंध लगा हुआ है? सरकारी हुक्म के बिना इसे कहीं कोई नहीं ले जा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तुम लोग झूठे हो। ये काम उनका नहीं और ना ही तुम लोग उनके आदमी हो। अरे साहब, गंगा मैया की कसम साहब, ये काम पंडित अलोपी दीन के लिए ही कर रहे हैं और साहब उन्हीं के कहने पर कर रहे हैं। उन्हीं के कहने पे? उन्हीं के लिए? तो ठीक है, तुम लोग यहीं रुको और तुम जाओ और पंडित अलोपी दीन को यहीं बुला कर लाओ। जाओ। साहब कल आकर मिल ले, थाने में आ जाइए साहब। कल थाने पर आकर ना ही मिलनी है, आज अभी यहीं बुला कर लाओ। जाओ और उनसे कहना कि अभी तक जो होता रहा है वो आगे कुछ नहीं होगा। जाओ। जी साहब। जाओ, तुरंत बुला कर लाओ। मालिक, हे मालिक। चमेली, और करीब आओ। रे मालिक, हम चमेली नहीं है। गंगा जी पर हमारी बोरियां पकड़ गई हैं। क्या? गंगा और अरिया आए हैं, बता रहे हैं कोई नया दरोगा आया है। ससुरा बड़ा ईमानदार है, आपको बुलवा रहा है। उन लोगों ने बताया नहीं कि ये बोरियां किसकी हैं? मालिक सब बताया, पर वो मानता नहीं है। कहता है अपने मालिक को बुलवा कर लाओ। अरे उसको ये मालूम नहीं कि ये पंडित अलोपी दीन की बोरियां हैं? सब बताया मालिक। ऐसा करते हैं, हम और आप चलते हैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं गंगा और हरिया को लेकर वहां जाकर देखता हूँ। मालिक, गंगा बता रहा है कि दरोगा कुछ असूल वाला है। बड़े बड़े उसूल वाले धन के आगे झुक जाते हैं। बस कोई सही कीमत देने वाला चाहिए। कहिए दरोगा जी, हमसे क्या गुस्ताखी हो गई जो आपने इस समय हमें यहां याद किया? कल सुबह थाने में मैं स्वयं ही आ जाता। खैर, अब आ ही गया हूं तो बताइए मेरी क्या गुस्ताखी? ये सब आपका है? ये नमक की कालाबाजारी आपके द्वारा हो रही है? हाँ हाँ, ये सब हमारा ही है और ये भी जान लो कि ये सब ऐसे ही होता रहेगा। पंडित जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आदर्श हैं। अगर ये सब आपका है तो ये भी जान लीजिए कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कम से कम जब तक मैं यहाँ पर हूँ। दरोगा जी, मेरा मतलब था कि आपका हिस्सा आपको मिलता रहेगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं रिश्वत लेने वाले लोगों में नहीं हूँ। तनख्वाह के रूप में मुझे जो सरकार देती है, मेरा गुजारा उसी में हो जाता है। रिश्वत से मुझे सख्त ऐतराज है। अभी तुम नए हो, लगता है परिवार का बोझ तुम पर पड़ा नहीं है। तनख्वाह मात्र में अच्छों का गुजारा नहीं होता। वैसे तो सारे संसार का मालिक बन जाने से भी धन की लालसा समाप्त नहीं होती, लेकिन इंसान को हमेशा अपने हक और ईमान का खाना चाहिए। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आपने जो ये कृत्य किया है, नमक की कालाबाजारी की है, कानून तोड़ा है। उस कानून तोड़ने के अपराध में, नमक की कालाबाजारी के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ये लीजिए 1000 रुपए। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। पैसा बहुत कुछ है दरोगा जी, इसे रख लीजिए। माना पंडित जी, पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। पंडित जी कृपया मेरे ईमान को चोट मत करिए। नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा मत कहिए। इस समाज में
इस शहर में मेरी इज्जत है, मेरा रुतबा है। मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या मिलेगा? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आपको अपनी शान की और इज्जत की इतनी परवाह है तो क्यों ऐसा काम करते हैं? आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं कि सरकार जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाती है या जिन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है जो कानून बनाती है, उस कानून को तोड़ना अपराध ही नहीं महाअपराध है। आपने उस कानून को तोड़ा है, आपने अपराध ही नहीं महाअपराध किया है। आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए था। अरे आप तो शहर के इज्जतदार रईस आदमी हैं, कानून के ज्ञाता हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। चलिए थाने चलिए। नहीं दरोगा जी, ये लीजिए 25,000 और लीजिए 40,000। आप मेरी सरकार हो, मुझ पर मेहरबानी करिए। पंडित जी, आप अपनी संपूर्ण संपत्ति भी मेरे नाम कर दें तो मैं अपनी ईमानदारी और कर्तव्य से समझौता करने वाला नहीं। चलिए थाने चलिए। आप लोग आइए, चलिए बोरी लेके आइए। पंडित अलोपी दीन की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जिसने भी सुना उसे पंडित अलोपी दीन के इस रूप की कल्पना भी नहीं थी। शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए बंसीधर पंडित अलोपी दीन को जंजीरों में जकड़कर कचहरी ले जा रहे हैं। सब लोग देखते हैं, आश्चर्य करते हैं। चलो आयो। देखो आप लोग बर्बाद हो गए। ठीक है, तो पढ़ना था। होशियार साहब पधार रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, दरोगा जी ने पंडित अलोपी दीन के किसी भी ना किए जुल्म के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है। मैं तो समझता हूं कि दरोगा जी अपनी शान बढ़ाने के लिए एक सामाजिक और धार्मिक विचार वाले इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। मैं नहीं, पूरा शहर इनको जानता है। और दरोगा जी ने जो इस अदालत में सबूत पेश किए हैं वे सब बेबुनियाद तथा असत्य हैं। माय लॉर्ड, दरोगा जी कहते हैं कि पंडित अलोपी दीन नमक की काला बाजारी करते हैं और ये भी इल्जाम लगाते हैं कि पंडित अलोपी दीन के आदमियों के कहने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दरोगा जी इतने अच्छे पद पर होते हुए भी इस अदालत में ना ही इन्होंने कोई गवाह पेश किया और ना ही नमक की बोरियों की बरामदगी दिखाई जो उनको यहां प्रस्तुत करना था। सर, अब आप इनसे पूछिए कि वो नमक की बोरियां और गवाह कहां गए, कहां गायब हो गए। आइए दरोगा जी, क्या बात है? दरोगा जी, आप कटघरे में आकर बताइए, आपको क्या कहना है अपनी सफाई में। सर, पैसे की हवस में कोई व्यक्ति इस कदर भी गिर सकता है, इसका सबूत मुझे नदी के किनारे मिला।
जब मैंने नदी के किनारे नमक की कालाबाजारी करते कुछ आदमियों को पकड़ा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पंडित अलोपी दीन के कहने पर इस नमक की कालाबाजारी करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उन आदमियों से कहा कि जाओ और पंडित अलोपी दीन को तुरंत इसी स्थान पर बुलाकर लाओ। मेरे कहने पर वो लोग गए और पंडित अलोपी दीन को लेकर आए। पंडित अलोपी दीन का ये चेहरा देखकर मैं हतप्रभ रह गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना इज्जतदार आदमी, कानून का ज्ञाता, इस तरह के नमक की कालाबाजारी कर सकता है, कानून तोड़ सकता है। मैंने कानून तोड़ने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार न करने के लिए उन्होंने धन का प्रलोभन दिया, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटा। मैं नमक की बोरियों और उन आदमियों के साथ पंडित अलोपी दीन को लेकर आ रहा था, पर अंधेरा होने के कारण वो व्यक्ति और नमक की बोरियां कहां चली गईं? सर, दरोगा जी सरकारी ड्यूटी करते हैं और उस समय उनके पास सिपाहियों का होना बेहद जरूरी था, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, पंडित जी जैसे इज्जतदार व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाकर जो इन्होंने जीवन में नेक काम किए हैं, इन्होंने कालिक पोत दी है। सर, मैं क्या कहूं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा। मैंने जो पहले कहा वही सच है, लेकिन यह भी सच है कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन क्या जिसके पास कोई साक्ष्य, कोई गवाह, वो सच्चा, निष्ठावान, ईमानदार नहीं होता? सर, आप ही बताइए, एक पुलिस वाला कैसे अपनी नौकरी करे, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करे? अगर मैं सच बोलता हूं तो मैं झूठा हूं, और अगर मैं झूठ बोलता तो वो तो झूठ है ही। मुझे अच्छी तरह याद है, नौकरी पाने मुझसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का वचन लिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तो अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत, मुझसे कोई अपराध हो। सर जी, मैंने सच को जिंदा रखने की कोशिश की है, और ऐसी कोशिश मैं हमेशा करता रहूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सजा मिले, कोई भी दंड मिले। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दरोगा जी द्वारा गैर जिम्मेदाराना काम को देखते हुए कानून के अनुसार उनको दंड दिया जाए और पंडित अलोपी दीन को इज्जत रिहा किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। हमने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और इस फैसले पर पहुंचे हैं कि दरोगा बंशीधर ने पंडित अलोपी दीन को बिना किसी ठोस सबूत के या बिना किसी गवाह के गिरफ्तार किया। कानूनन बिना किसी गवाह या बिना किसी सबूत के कोई जुर्म साबित नहीं होता। लिहाजा पंडित अलोपी दीन को कोई जुर्म साबित न होने के मद्देनजर बाइज्जत बरी करते हैं और दरोगा बंशीधर को ड्यूटी पर लापरवाही के कारण सरकार से सिफारिश करते हैं कि इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दरोगा बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। पूरे शहर में दरोगा बंशीधर की चर्चा होने लगी। जिसे देखो वही दरोगा बंशीधर के प्रति संवेदना प्रकट करता। कोई कहता कि ईमानदारी की सजा मिली है, तो कोई कहता कि पागल हो गया था जो पंडित अलोपी दीन जैसे व्यक्ति के गिरबान में हाथ डाला। पंडित जी के यहां पार्टी और दावतें चल रही थी, तो बंशीधर आत्मग्लानि से भर गए थे। उन्हें अब अपने गांव लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई उन्हें अपने यहां काम देना तो दूर, उनसे बात तक करने से घबरा रहा था, क्योंकि बंशीधर अब तो पंडित अलोपी दीन जैसे व्यक्ति का दुश्मन जो बन गया था। थक हार कर, निराश होकर बंशीधर अपने गांव लौट जाते हैं। अरे तुम्ही से तो मेरी आशाएं और उम्मीदें जीवित थी। तुमसे हमने क्या क्या सपने पाल रखे थे।
सोचा था बुढ़ापा संभर जाएगा। मेरा ही कसूर था। मुझे तुमसे इतनी उम्मीदें और आशाएं नहीं करनी चाहिए थी। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई हो। अरे हताश क्यों होते हो? शायद सुख हमारे भाग्य में ही नहीं था। अपना पेट काट काट के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अपने मुंह का निवाला तुम्हें खिलाया। अरे तुम्हारे सुख के आगे अपने सुख की तिलांजलि दे दी और तुमने यही सलाह दिया है। तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर पटुआ जैसा रटा कर भेजा था, पर साहब के अंदर दरोगाई घुसी हुई थी। क्या सोचकर पंडित जी के गिरेबान पर हाथ डाला? क्या सोचकर? अरे फिरंगी सरकार तुम्हें शाबाशी देगी, तुम्हें तगमा देगी। अरे ना तो मिली शाबाशी, ना तो मिला तगमा। मिला तो क्या मिला? बर्खास्तगी। तुम्हारी ये सोच गलत साबित हुई। अरे हमने सोचा था कि नौकरी लग गई है, बुढ़ापा संवर जाएगा। अरे फिर से आ गए छाती पर मूंग दलने। हाँ, सचमुच देवता ही हैं। अरे दूसरा कोई होता, जो व्यवहार इसने किया है, इसके इस व्यवहार पर जिस तरह से इसने उन्हें हथकड़ी बांधकर पूरे शहर में घुमाया, उसी तरह तुम्हें जंजीरों में जकड़कर घुटनों के बल पूरे शहर में घुमाते, तुम्हारा सर कलम कर देते। कहिए महाशय, किससे मिलना है? क्या काम है? मैं पंडित अलोपीदीन। आइए। हम इससे शर्मिंदा हैं। इसने जो अपमान आपका किया है, आपको जो आघात पहुंचाया है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप जैसे महापुरुष का अपमान करके इसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। इसने जो अपराध आपके साथ किया है, आपके साथ जो अपमान किया है, आपको जो आघात पहुंचाया है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप जैसे महापुरुष का अपमान करके इसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। माँ, सच मानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। पिताजी, मैंने आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई है। फिर भी आपको लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। नालायक, क्षमा मांगना है तो इन महापुरुष से क्षमा मांगो, जिन्होंने तुम्हारी इस व्यवहार पर कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। मांगो, इनसे क्षमा मांगो। नहीं, ऐसा मत, ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे पंडित जी, इसने जो व्यवहार आपके साथ किया है, उसे सोचकर हमारे शरीर का खून जम जाता है, सांसें रुक जाती हैं, मन दुख और गिलान के कारण रोने लगता है कि क्यों ऐसे पुत्र को जन्मा। पंडित जी, इसने आपके कुल में जन्म लेकर आपके कुल को धन्य कर दिया। हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों में है आपका यह अकेला पुत्र। इसने आपके कुल के साथ साथ समाज की, संसार की, अपनी और आपकी कीर्ति बढ़ाई है। मैंने तो इसे पैसे से और भयपूर्वक धमकाना चाहा, लेकिन ये हिमालय की तरह अडिग और निडर खड़ा रहा। पंडित जी, आप नाराज ना होइए। हम बूढ़ों पर दया करिए और इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अभी ये नादान है, इसके अकल नहीं है। इसको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऐसा मत। बंसीधर को पाकर के आपका जीवन धन्य हो गया। मैं इसकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी देखकर गदगद हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने इसे अदालत में झूठे और अविवेकपूर्ण तर्कों से अदालत में इसे पराजित कर दिया और इसे नौकरी से भी निकलवा दिया। पर सच मानिए, इसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं पराजित हो गया। मैं जीत कर भी हार गया। जिस दिन से ऐसा हुआ, उस दिन से मैं बेचैन हूं। हर पल केवल तुम ही तुम नजर आते हो।
तब मैंने निश्चय किया कि मुझे तुमसे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। शायद तब मेरे मन को कुछ सुकून मिले, चैन मिले। मेरे पास अपार संपत्ति है और मेरे बाद उसे देखने वाला कोई नहीं है। तुम जैसा योग्य मुझे कोई दूसरा नहीं दिखा, इसलिए मैं अपनी वो संपूर्ण संपत्ति को आजीवन तुम्हारे नाम नियुक्त करता हूँ। बोलो बंसी, क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? पंडित जी, कृपया ऐसा मत कहिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, कृपया ऐसा मत कहिए, ऐसा मत करिए। तो क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार करते हैं? मैंने तो हमेशा तुम्हें पैसे के पीछे भागने की और पैसे से समझौता करने की बात समझाई, लेकिन तुमने मेरी ये बात ना मानकर बहुत अच्छा तुमने किया। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा तुम्हें गलत शिक्षा देता रहा, लेकिन मुझे तुमसे शिक्षा मिली कि हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। सच्चाई से कभी घबराना नहीं चाहिए और सत्य की हमेशा विजय होती है। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तक लोग तुम्हें मेरे नाम से जानते थे, लेकिन आज से लोग मुझे बंसीधर के पिता के नाम से जानेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं धन्य हो गया। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे नदी किनारे वाला वही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बंसीधर चाहिए। मेरा बेटा? मेरा नहीं, हमारा बेटा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बाबूजी मिठाई खाइए। बेटा, किस खुशी में? अंग्रेजों ने नमक पर जो प्रतिबंध लगाया था, बापूजी की सत्याग्रहण के कारण मुझे अंग्रेजों से हटा दिया। वाह, ये बड़े खुशी की बात है। लो सब मिठाई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इस प्रकार सच्चाई की जीत हुई, और ऐसी जीत जो एक इंसानियत की मिसाल बन गई।